हेलो फ्रेंड्स, ज्योत्सना स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सभी एग्ज़ाम्स के जर्नल क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, यह जर्नल पेपर के लिए एक डेमो क्लास है। यदि आपको यह क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की क्लासेस के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लें। फ्रेंड्स, ये क्लासेस ओनली मेंबर्स के लिए हैं, इसलिए इसे ज़रूर ज्वाइन करें जिससे आपको रेगुलर बेसिस पर ये क्लासेस मिल सकें। तो चलिए आज के डेमो क्लास की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आग, अग्नि, कानन, अनल। फ्रेंड्स, आग, अग्नि और अनल तीनों ही ज्वाला के पर्यायवाची हैं, जबकि कानन जो है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। कानन के अन्य पर्यायवाची वन, अरण्य, कांतर, विपिन आदि हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3 कानन। इन शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तत्सम शब्द पहचानिए। वधु, घर, सूत, दूध। फ्रेंड्स, इन चारों में वधु जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी ये तीनों आपके तद्भव हैं। वधु तत्सम शब्द का तद्भव होगा आपका बहु। वहीं घर जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा गृह। सूत का तत्सम होगा सूत्र। दूध का दुग्ध। ये तीनों आपके तत्सम हैं और ये आपका जो है तद्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। डेसिबल मीटर, बैरोमीटर, हर्ट्ज, एनीमोमीटर। डेसिबल मीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, यानी कि यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। और हर्ट्ज के द्वारा हम तरंग की गति नापते हैं। और एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा रहा है इसको आप लोग नोट करते रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाए जा सकते या समाप्त हो जाते हैं, जैसे ईंधन, बायोमास, बायोगैस आदि जो हैं आपके नवीकरणीय संसाधन हैं। बायोमास, बायोगैस या जैव ईंधन ये आपके नवीकरणीय संसाधन हैं। ये सब जो है एक बार उपयोग होने के बाद जो है समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात इनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कोयला जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। इसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधनों में सूर्य, वायु आदि भी आते हैं। नवीकरणीय संसाधन के और उदाहरण अगर आप देखेंगे तो सूर्य और वायु भी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन में आप पेट्रोलियम है, विद्युत है, ये सभी आपके अनवीकरणीय संसाधन हैं।
अगला क्वेश्चन है, धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल। इंग्लिश में अगर आप नाम चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फियर, ये आपका है मेसोस्फियर, ये आपका स्टेनोस्फियर और ये आपका है लिथोस्फियर। तो सबसे बाहरी परत, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 स्थल मंडल। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल आपकी वायुमंडल की परतें हैं, वायुमंडल की परतें, और स्थल मंडल आपकी धरती की परत है, यानी कि पृथ्वी की परत। दुर्बलता मंडल भी आपकी पृथ्वी की ही परत है, जो बीच में पाई जाती है, बाहरी नहीं है ये। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया स्थल मंडल। धरती की सबसे छोटी बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। भूपर्वतीय एवं मेंटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। 10 से 200 किलोमीटर के मध्य इसकी मोटाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था? पानीपत का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने आपकी डेमो क्लास में डाला है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्ट से आपको क्लासेस में मिलेंगे। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, पर जो बोला जा रहा है उसको नोट ज़रूर करिएगा। पानीपत का युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध जो सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था और ये उनके द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोग युद्ध में बंदी बना लिए गए थे। इस युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया और उन्होंने सदा के लिए युद्ध का त्याग करने की घोषणा की और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कलिंग का युद्ध। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जो भी बोला है आप उसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हल्दी घाटी का युद्ध अगला ऑप्शन है, जो कि अकबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो और मुगलों और नवाबों के बीच में लड़ा गया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी? ऑप्शन आपके हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। यह वेद गद्य और पद्य, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख रही हूँ, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और इसमें कर्म कांडों का वर्णन है, कर्म कांडों का वर्णन है यजुर्वेद में। इस वेद में यज्ञ कराने की विधि का उल्लेख है। इसके मंत्र उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अर्धवदयु कहा जाता है। अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। डैश के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? ऑप्शंस हैं भाईचारा,
न्याय, सरलता, आज़ादी। वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसका नारा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, भाईचारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने डैश प्रस्तुत किया, जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या प्रस्तुत किया जो प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। ऑप्शंस हैं दोहरा स्वशासन, वैधानिक सुधार, द्विशासन। फ्रेंड्स, से थोड़ा लिखने में टाइपिंग में एरर हुआ है, इसको आप समझ जाइए, द्विशासन लिखा हुआ है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। इसी को द्वैत शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों में गवर्नर के पार्षदों एवं हस्तांतरित विषय निर्वाचित सदस्यों के पास था। द्वैत शासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई। जो कि 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 भागों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य करने लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि iOS, विंडोज़, यूनिक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCD का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है BCD का। ऑप्शंस हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीट कंट्रोल डेसिमल, बाइनरी कोड डिवाइस, बाइट कोडेड डाटा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इंग्लिश का है, चलिए देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर मतलब गलती। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में एक गलती है। उस गलती को हमें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि वो गलती क्या है। तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है आई फाउंड अ पर्स लाइंग इन द कॉरिडोर, आई हैव नो आइडिया हु इट बिलोंग्ड टू। इस सेंटेंस में एरर बताना है, गलती बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं अ पर्स, लाइंग इन, हैव नो आइडिया, हु इट बिलोंग्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हु इट बिलोंग्ड। ये जो हु इट बिलोंग्ड दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर हु की जगह पर हुम होगा, क्योंकि यहाँ पर हु को ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है और जब ऑब्जेक्टिव को यूज़ करते हैं तो हु की जगह हुम लिखते हैं। तो इसमें हु जो है एक गलती है, एरर है, इसलिए ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, हु इट बिलोंग्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर 4
स्पेलिंग्स दी गई हैं। मिलेनियम वर्ड है जिसकी 4 स्पेलिंग दी गई हैं और डिक्शनरी के हिसाब से कौन सी स्पेलिंग सही है। करेक्ट स्पेलिंग जो है वो 3rd ऑप्शन में दी गई स्पेलिंग है, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी तीनों स्पेलिंग जो है वो गलत है। ये 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है, रचित 48 छात्रों की कतार में बाएं किनारे से तीसरे स्थान पर खड़ा है, तो उसी कतार में दाएं किनारे से उसका स्थान क्या होगा। पूछ रहा है कि एक लाइन है जिसमें 48 लड़के खड़े हैं और इन 48 लड़कों में 32वें नंबर पर बाएं तरफ से 32वें नंबर पर रचित खड़ा है। तो आपको बताना है कि दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से वो किस नंबर पे खड़ा है। ये अगर इधर से काउंट करेंगे तो ये कितने नंबर पे आएगा। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो कि 48 है, 48 में से जिस स्थान पर वो लड़का खड़ा है उसको हम माइनस करेंगे और जो भी आंसर यहाँ पर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 8 में से 2 गए, आपके बच्चे 6 और 4 में से 3 गए, बच्चा 1। अब 16 में 1 प्लस कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका स्थान है, यानी कि ये 17वें स्थान पर, राइट हैंड साइड से ये 17वें स्थान पर खड़ा है। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका रीजनिंग से ही है। रंजीता साफ उजली धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है। यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है तो उसकी पीठ दी हुई दिशा में किस ओर है। यहाँ पे ओर होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, ये पहले हम दिशाएं बना लेते हैं। आपको पता है ऊपर आपका नॉर्थ होता है, इधर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। तो सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में होगा और परछाई जो है सूर्य के अपोजिट साइड यानी कि पश्चिम दिशा में बनेगी। सूर्य यहाँ पर होगा और इस परछाई जो बनेगी वो इस साइड बनेगी यहाँ पर। तो रंजीता की परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर बन रही है, यानी कि उसका दाहिना हाथ जो है वो पश्चिम दिशा में है, इस साइड, इसलिए उसका मुंह दक्षिण दिशा में होगा। यहाँ पर जब इस तरफ का मुंह करके वो खड़ी होगी तो उसका हाथ जो है वो पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया उत्तर। पीठ की दिशा बतानी है हमें, पीठ की दिशा हो गई उत्तर, दक्षिण के अपोजिट जो दिशा होती है वो उत्तर होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से लिया गया है और इसके बाद के सभी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से ही रहेंगे। तो क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला 3D रॉकेट का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं अग्नियोद्धा, अग्नियंत्र, अग्निलट, अग्निबाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निबाण। यह पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन है, 3D प्रिंटेड इंजन। ये 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को धरती से उसकी निचली ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं फ्लड रेस्क्यू, फ्लड क्लॉक, फ्लड वॉच, फ्लड हीरो। केंद्रीय जल आयोग ने फ्लड वॉच नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन हो गया फ्लड वॉच।
फ्लड वॉच ऐप जो एक दिन पहले ही बाढ़ की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगा सकता है। यह देश के विभिन्न स्टेशनों पर बाढ़ की संभावनाओं पर 7 दिवसीय सलाह भी प्रदान करता है, जहां CWC अपने माप गेज रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए RBI ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? आगम, सरगम, निगम, उद्गम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 17 अगस्त 2023 को बिना दावे वाली जमा राशि, जिसको लावारिस जमा राशि कहते हैं, की खोज के लिए उद्गम नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। RBI ने इस प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताओं के लिए एक ही स्थान पर कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा की तलाश आसान करने के लिए लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में PM सुंदरराजन की मूर्ति का अनावरण किया गया? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मदुरै में TM सुंदरराजन की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रसिद्ध पार्श्व गायक TM सुंदरराजन की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। सुंदरराजन का जन्म 1923 में मदुरै में हुआ था और वह सौराष्ट्र समुदाय से थे। उन्होंने अपने 50 साल से अधिक के करियर में 10,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें एजिसाई मन्नार की उपाधि, एजिसाई सुनने में आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं लिख रही हूँ, एजिसाई मन्नार की उपाधि से सम्मानित किया गया और 2003 में पद्मश्री पुरस्कार और 1973-74 में कलाइमामणि पुरस्कार प्राप्त हुआ। कलाइमामणि तो इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी जानकारी बता दी मैंने आपको, सब आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अगस्त 2023 में U20 विश्व कुश्ती चैंपियन बन गया है? सुरेश कुमार, मोहित कुमार, हरिवंश राय तिवारी, राजेश पाठक। पहलवान मोहित कुमार ने U20 विश्व कुश्ती चैंपियन जीतकर इतिहास रच दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन 2, मोहित कुमार। उन्होंने जॉर्डन में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में एल्डार अखमदुद्दीनो को 9-8 से हराया है। वह पलविंदर चीमा, रमेश कुमार और दीपक पुनिया के बाद U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले चौथे पुरुष भारतीय पहलवान हैं। अंतिम पंघाल U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। नाम याद रखिएगा, अंतिम पंघाल, जो कि एकमात्र महिला हैं ये चैंपियनशिप जीतने वाली। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन थे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट के क्वेश्चन शामिल किए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के क्वेश्चंस की क्लासेस पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लें।
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यह क्लास जनरल पेपर के क्वेश्चंस को कवर करेगी, इसलिए सभी विषयों के लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यह क्लास आपकी रुचि के अनुसार ही जारी रहेगी। अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अधिक जानकारी के लिए ज्योत्सना स्टडी जोन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।